अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द जोन 24। उम्मीद है लिसनर्स आप जहाँ होंगे खुश होंगे, खैर आफियत से होंगे और ये मानसून की बारिशों को एंजॉय कर रहे होंगे। काफ़ी दिन तक एपिसोड अपलोड नहीं हो सके जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा माजरत। रीज़न इसकी ये थी कि नेटवर्क इशू, ज़ाहिरी बात है मौसम की ख़राबी की वजह से जगह जगह हो रहा होगा, हमारे एरिया में भी हो गया था, लेकिन शुक्र है कि अब ये इशू रिज़ॉल्व हुआ। तो सोचा नॉवल की अगली एपिसोड पब्लिक करने से पहले थोड़े से आपसे गपशप हो जाए। जी तो लिसनर्स, आपको ये नॉवल कैसा लग रहा है? उम्मीद है आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। चलते हैं अपने अगली एपिसोड की जानिब और देखते हैं कि अब आगे हाजिम खानज़ादा और ज़रिश खानम की ज़िंदगी में क्या हो रहा है। क्या ज़रिश खानम भी दिल से हाजिम खानज़ादा को माफ़ करेगी या नहीं कर सकेगी? हाजिम खानज़ादा तो पूरी कोशिशों में है कि जो कुछ उसने किया, जो उससे गलतियाँ हुई, वो किसी ना किसी तरह ज़रिश को अब मना ले, लेकिन ज़रिश का फ़िल वक्त दिल काफ़ी सख्त हुआ है। एनीवेज़ बढ़ते हैं और देखते हैं आज की अगली एपिसोड में क्या होने जा रहा है। कमरे में खामोशी का राज था, मगर फ़िज़ा में जुमलों की शिद्दत गूंज रही थी। और ज़रिश वो अब भी वहाँ खड़ी थी। कपड़े ढूंढने आई थी, लेकिन शायद कुछ और छिन कर दिल के किसी गोशे में उतर चुका था। तुमसे बहस करना बेकार है हाजिम, तुम्हें सिर्फ वही सुनाई देता है जो तुम सुनना चाहते हो। ज़रिश ने लब काटे और एक कदम पीछे हटने की कोशिश की। और तुम्हें वही नज़र आता है जो तुम भाग कर छुपाना चाहती हो। ज़रिश, खुद से, मुझसे और इस रिश्ते से। हाजिम ने एक मुस्कुराहट होंठों पर सजाई। कपड़े वहाँ रखे हैं, तुम बदल लो क्योंकि खाने का वक्त हो गया है। और हाँ, अगर भूख ना भी हो तो मेरे साथ ज़रूर बैठना, क्योंकि आज का खाना मैंने खुद चुना है। वो थोड़ी देर खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला। ज़रिश ने हैरत से देखा। कुछ लम्हे उसकी नज़रों को परखा, जैसे जानना चाहती हो क्या ये वही आदमी है जिससे वो नफरत करती है, या वो कोई और है जो किसी और जज्बे में ढल चुका है। वो बिना कुछ कहे पलटी और ड्रेसिंग रूम की तरफ चल दी। हाजिम ने उसे जाते हुए देखा, एक सांस ली और आहिस्तगी से बुड़बुड़ाया। तुम्हें मुझसे नफरत करने का हक ज़रूर है ज़रिश, मगर मेरे लम्स, मेरे जज्बे और मेरे रिश्ते से नज़रें चुरा कर मत जाना, क्योंकि मैं ये सब तुम्हारे लिए जीता हूँ। ज़रिश ने उस रूम से जो हाजिम खानज़ादा का था, और अब उसका भी, इस ज़िद्दी इंसान की ज़िद की वजह से अब वो वही रहने पर मजबूर हो गई थी। आते ही देखा कि डाइनिंग टेबल रोशनियों से जगमगा रहा था। सादगी के बावजूद हर चीज़ में एक ख़ास वक़ार था, जैसे किसी सरदार की शान। मगर ज़रिश की नज़रें इस वक़ार से ज़्यादा उस शख्स पर ठहरी थी जो टेबल पर पहले से ही बैठा, अपनी आस्तीनें कोहनियों तक मोड़े, पुरसकून अंदाज में किसी महंगे शीशे के जग से पानी उंडेल रहा था। बैठो, तुम्हारी पसंद की हर चीज़ है। हाजिम ने उसकी तरफ देखे बगैर कहा, जैसे वो जानता हो कि ज़रिश आई है। ज़रिश ने नाक चढ़ाते हुए कुर्सी खींची और नर्वस सा अंदाज अपनाया। मुझे भूख नहीं है, उसने मुख्तसर सा जुमला कहा, मगर लहजे में वो सा जहर था जो उसकी निगाहों से टपक रहा था। तुम भूखी नहीं हो या ज़िद्दी हो? फ़र्क समझो ज़रिश। भूखी ना होना फितरी है, मगर ज़िद में भूख मारना, ये सिर्फ तुम करती हो। हाजिम ने चम्मच रखकर मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ देखा। जो मर्जी समझो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ज़रिश ने नज़रें चुराई। ये चखो, कबाब वही हैं जो तुम यूनिवर्सिटी की कैंटीन से हर वीकेंड पर मंगवा दी थी, याद है? हाजिम आहिस्ता से उठा और अपनी प्लेट उसके करीब ले आया। तुम्हें कैसे? ज़रिश का दिल अचानक धड़कने लगा। पता चला। उसने मुस्कुराकर उसका जुमला मुकम्मल किया। ये मुझे कबीर से पता चला है। मैंने उससे तुम्हारी पसंद नापसंद के बारे में जाना है। ज़रिश का गला खुश्क होने लगा। अगर ये सब तुम्हारी कोई और चाल है तो छोड़ दो, मैं तुम्हारे इन नरम लहजों से मुतासिर नहीं होने वाली। वो एक लम्हे को खामोश हुई, फिर जल्दी से कहा, मुझे मुतासिर करने की ज़रूरत भी नहीं ज़रिश। मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, हर दिन, हर लम्हा, हत्ता कि तुम्हें तुम्हारे इनकार के साथ भी। ज़रिश का हाथ कँप-कँपाया। वो कांटे से कबाब का टुकड़ा उठाते उठाते रुक गई। फ़िज़ा खामोश हुई। सिर्फ कटलरी की धीमी आवाज़ें और दिल की तेज़ धड़कन सुनाई दे रही थी। नफ़रत करना सीख गई हो, अब मोहब्बत झेलना भी सीख लो, क्योंकि ये खाना सिर्फ आज के लिए नहीं, ये कुर्बत मुस्तकिल है ज़रिश खानज़ादा। हाजिम ने नरमी से उसके कान के करीब सर झुकाया और धीरे से बोला। ज़रिश के दिल ने एक पल को धड़कना भूल दिया। कमरे की रोशनी मदम थी, जैसे रात ने जानबूझकर सिर्फ इतनी रोशनी छोड़ी हो कि कोई अपने दिल का अंधेरा देख सके। ज़रिश खामोशी से बेड की साइड पर बैठी थी। चादर उसके गिर्द थी और निगाहें सामने बंद दरवाजे पर जैसे जम सी गई थी। दरवाज़ा बंद था, मगर उसके अंदर के सवाल सब खुले थे।
वो कौन होता है मेरे लिए यूं बदलने वाला? उसने खुद से सवाल किया। कभी जख्म देता है, कभी मरहम रखता है। ये कैसा खेल है? उसने आहिस्ता से अपने हाथ की कलाई पर नजर डाली, जहाँ हाजिम की गिरफ्त के वो नील अभी तक मौजूद थे जो उसने अपने गुस्से नफरत में उसे दिए थे। और फिर उसे वो लम्हा याद आया। कुछ देर पहले उसने इसी हाथ को अपनी उंगलियों से थामा था, एक नरमी से, जैसे जख्म भर रहा हो। हाजिम खान ज़ादा, तुम मुझसे चाहते क्या हो? उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। सवाल उसके दिल से निकल कर आंखों में आ बैठा, मगर कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक थी, जो अब कहीं नहीं था। जरिश ने धीरे से बेड की पुश से टेक लगाई और आंखें मूंद ली। दिमाग में हाजिम की आवाज़ गूंजी। नफरत करना सीख गई हो, अब मोहब्बत झेलना भी सीख लो। उसने झटके से आंखें खोल दी। मोहब्बत? वो भी तुमसे? उसने होंठ भींचे। जिसने मेरे ख्वाब तोड़े, जिसने मेरे दिल पर ज़बरदस्ती अपनी मौजूदगी थोपी। तुम्हारे हर लम्स में ज़ख्म है हाजिम। लेकिन दिल खामोश था, वो खामोशी जो सिर्फ एक्सेप्टेंस के वक्त जन्म लेती है। जरिश ने तकिए पर सर रखा, मगर नींद उससे कोसों दूर थी। बेड पर लेटे लेटे उसने दीवार की तरफ रुख मोड़ा। दीवार पर लगे शेडो लैंप की मध्यम रोशनी में वो खुद को साया जैसा महसूस करने लगी। बस एक साया जो हाजिम के वजूद के गिर्द घूम रहा था। क्या वाकई तुम मेरे दिल में उतर चुके हो? ये सवाल जैसे रात के आखिरी पहर में उसका गुनाह बनकर उसके वजूद पर छा गया था। नहीं नहीं, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई। ये सब झूठ है, ये कशिश, ये लमस, ये सिर्फ फरेब है। लेकिन अंदर कुछ झूठा नहीं लग रहा था। उसके जिस्म पर जैसे कोई अनदेखे लमस की हिद्दत बाकी हो, और दिल पर जैसे हाजिम खानज़ादा का नाम कंधा हो चुका हो। उसने ज़ोर से आंखें मीच लीं। ज़रिश, संभल जा, ये वही शख्स है जिससे तू नफ़रत करती है, जो तुझ पर ज़बरदस्ती मुसल्लत हुआ है। मगर दिल की अदालत में नफ़रत की कोई गवाही नहीं चल रही थी, सिर्फ खामोश इकरार था। वो बेड से उठी, सांसें बेतरतीब थी और वजूद बेचैन। और फिर अचानक जैसे वो खुद से हार गई। जलते वजूद को लिए कदम खुद ब खुद बाथरूम की सिमत बढ़ने लगे। दरवाज़ा बंद किया, लिबास की तह उतार फेंकी, जैसे वो खुद को इन लम्हों से आज़ाद कर रही हो। शावर ऑन किया। ठंडा पानी जैसे वजूद पर नहीं, दिल पर बरसने लगा। वो शॉवर के नीचे खड़ी, पत्थर बनी आंखें बंद किए अपने अंदर के तूफान को साकित करने की नाकाम कोशिश करती रही। मुझे तुमसे नफ़रत करनी है हाजिम। मोहब्बत तो कमज़ोर लोग करते हैं। मगर आंखों से बहता पानी अब शावर का नहीं लग रहा था, वो आंसू थे, जरिश की हार के आंसू। मैं तुम्हारे साथ एक ही बिस्तर पर सोना नहीं चाहती। हमारे घर वालों ने हमारा मामला भले सुलझा दिया हो, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारे पानी को अपने अंदर जाने की इजाज़त नहीं दूंगी। तुमने मुझे छूने का हक उस वक्त खो दिया था, जब तुमने मेरे सामने सुहाग रात वाली अपनी पहली बीवी और मेरी सौतन को लाकर खड़ा कर दिया था। और दूसरी बार उस अगवा के बाद से जो तुमने मुझे अपनी मलकियत बनाने के लिए नाटक रचाकर मेरे भाइयों और बाप को अपनी साइड पर कर लिया था। फिर मेरा सौदा किसी अयाश अरब शेख के साथ करके तुमने अपनी घटियापन की हद तोड़ दी और अपना ये जायज़ हक हमेशा के लिए खो दिया। उसके लहजे में जहर घुला हुआ था, आंखों में हिद्दत और कदमों में एक अजीब सा एतमाद था। नाइट सूट में मलबूस, बालों में अभी भी नमी समेटे, और जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकली, निगाह सीधी हाजिम पर पड़ी। वो बिस्तर पर नींदराज, पुश्त के पीछे तकिया जमाए मुकम्मल सुकून से उसे देख रहा था। जरिश की बात ख़त्म होते ही हाजिम खामोशी से बिस्तर से उठा और बगैर कोई लफ्ज़ कहे आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया। एक पल के लिए उसकी आंखों में वही गहरी आग झल गई जो कभी जलती तो कभी बुझती रहती थी। फिर अचानक उसने जरिश को अपनी तरफ खींच लिया और उसके कांपते हुए लबों पर अपने लब रख दिए, शिद्दत से, जैसे उसके जहर भरे अल्फाज को चूस कर अपने अंदर जज्ब करना चाहता हो। जरिश की आंखें हैरत से फैल गईं। वो साकत खड़ी उसकी गहराई में खो गई, गोया वक्त ने एक पल के लिए रुक जाना चाहा हो। हाजिम ने नरमी से उसके लब छुड़ाए, मगर अपनी ज़बान को आहिस्ता आहिस्ता जरिश की ज़बान से उलझाने लगा। जज्बात की ये शिद्दत जरिश के लिए सांस लेना भी मुश्किल कर रही थी। दिल धड़क रहा था, मगर अल्फाज गूंगे थे। खानम, मर्द को इतना ना उकसाओ, वरना पछताना पड़ेगा बहुत। उसकी मध्यम पड़ती सांसों को महसूस करते हुए हाजिम ने नरम लहजे में उसे बिस्तर पर लेटाया और ख़ुद उस पर झुककर गंभीर अंदाज में कहा, तुम एक नंबर के घटिया तरीन इंसान हो। मैं कह रही हूँ मुझे तुम्हारे साथ इस बेड पर नहीं सोना, तो तुम इसे अपनी अना का मसला क्यों बना रहे हो? मुझे तुम्हारे साथ चिपक कर रहने का शौक़ बिल्कुल नहीं, तो मेहरबानी करके इस रूम में कोई और जगह तलाश करो। जरिश के दिल में बगावत की आग तो भड़क ही रही थी, मगर उसकी आवाज़ कानों में गूंज रही थी। हाजिम की ये रवैया भी दरअसल उसके बेकाबू जज्बों की गूंज थी।
जाने जाना, ये गुस्सा बचा कर रखना। अब से तुम इस बेड पर मेरी बाहों में कैद होकर सोगी, वो भी तब तक जब तक मैं खुद बेदार ना हो जाऊं। हाजिम की आवाज़ में एक दिलकश मुस्कुराहट थी जो सुनकर जरिश की रूह में एक अजीब सी गूंज फैल गई। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्याह रेशमी नाइटी की डोर खोलने लगा और अपनी उंगलियों से उसकी शर्ट के ऊपर धड़कनों की बेतरतीब रफ्तार को शिद्दत से छूता हुआ बोला, अपने हाथ हटा दो खान। मुझे अब वो ज़रिश मत समझना जो शादी वाली रात तुम्हारे ठुकराने की वजह से बेशर्म होकर तुम्हारी उस बेहया तवाइफजादी पहली बीवी को जलाने के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगाकर तुम्हें गुस्सा दिलाकर अपने करीब लाने की कोशिश करती थी। अब मैं वही ज़रिश हूँ जो शादी से पहले थी। ज़रिश अपनी शर्ट के ऊपर से हाजिम के मजबूत हाथों की हर हरकत अपनी धड़कनों पर महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में आग के सिवा कुछ ना था और अब की बार वो चीख कर बोली, ये मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरी खानज़ादी समझ गई है कि उसे अपनी निस्वानियत की इज़्ज़त कैसे करवानी है। हाजिम खानज़ादा ने एक बार भी मुस्कुरा कर कहा और वह नरमी से उसकी शर्ट के बटन खोलना शुरू कर दिया, स्याह पर्दे में कैद उसकी धड़कनों को शिद्दत से महसूस करते हुए, गोया हर एक धड़कन को दिल की गहराइयों तक उतारना चाहता हो। उसके लम्स में कोई जल्दबाजी ना थी, बल्कि एक अजीब सी जिद, एक अजीब सा गरूर था, जैसे वह ज़रिश के इनकार को उसकी ज़बान से नहीं बल्कि उसके कांपते वजूद से झुठलवाना चाहता हो। ज़रिश का दिल जैसे कफस में बंद परिंदा बन गया था जो फड़फड़ा रहा था। उसके वजूद पर हाजिम के लम्स की शिद्दत नफ़रत की हदों को छू रही थी। उसने पूरी ताकत से उसे धकेलने की कोशिश की मगर वो हरकत ना कर सका। रुक जाऊं, दूर रहो मुझसे। ज़रिश की आवाज़ में लर्जिश थी मगर उसमें जुर्रत भी थी। तुम जितना भी दूर भागो, चाहे पूरी दुनिया तुम्हें छुपा ले, फिर भी तुम्हें वही लम्हे पकड़कर वापस खींचेंगे जहाँ तुमने अपनी हकीकत से मुंह मोड़ा था खानज़ादी। तुम्हारी हर कोशिश, हर कदम, हर सांस मेरे हसार में लिपटा होगा और तुम्हें खुद भी अंदाज़ा होगा कि कहीं और जाने का सहारा तुम्हें दोबारा यहाँ ले आएगा। यही वो जगह है जहाँ तुम्हें अपनी पहचान का सामना करना है, चाहे तुम इसे कबूल करो या ना करो। हाजिम के लबों पर वही बेनियाज मुस्कुराहट उभरी जिसने ज़रिश को हमेशा ज़ख्म दिए थे। ज़रिश ने तेज़ी से अपने नाइटी की ढीली होती हुई डोरियां दुरुस्त की और हाजिम के वजूद से दूर होने के लिए मज़ाहमत करने लगी। मुझे वाकई गहरी नफ़रत और घिन आती है तुम्हारे इस बेजा कुर्बत से जो मेरे दिल की हर धड़कन को जहर आलूद कर देती है। क्या तुम्हें अपनी ज़ात पर ज़रा सा भी शर्म, ज़रा सा भी शौर नहीं होता कि तुम अपने वजूद को मेरे करीब लाकर मेरी जान को तकलीफ़ और ज़िल्लत के समंदर में धकेल रहे हो? क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा ये बेरहम और ख़ुद सा रवैया मेरे दिल के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के सिवा और क्या है? उसके लफ्ज़ गोया किसी तेज़ धार खंजर की तरह थे। शर्म? वो तो उस रात मेरे दिल से रुखसत हो गई थी जब तुमने सोशल मीडिया के बेरहम आतिशदान में खुद को नंगा करके मुझे झोंक दिया था, मेरी इज्जत को कुचल कर अपनी अना का तमाशा बनाया था। तुमने अपने ठुकराने के ज़ख्मों का इंतकाम लेने के लिए ना सिर्फ मेरे वजूद को बल्कि मेरी साख को भी तहस नहस कर दिया था और तब से मेरे अंदर वो लाज का आखिरी जायका भी ख़त्म हो चुका था। अब तुम्हें ये बात वाज़ेह कर दूँ कि मुझे तुम्हें छूने के लिए तुम्हारी इजाज़त की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरा हक़ है खानम, वो हक़ जो तुम मुझसे छीन नहीं सकती, चाहे तुम जितना भी इनकार करो। ये मेरी जड़ों में घुला हुआ है। हाजिम का चेहरा चंद दमों को संजीदा हो गया। हक़ हक़ तो तब बनता है जब इंसान में इंसानियत हो, जब दिल में एहतराम का घर हो, जब अल्फाज नरम हो और रवैये में वक़ार शामिल हो। लेकिन तुम तो बस एक ज़िद्दी दरिंदे की तरह हो जो सिर्फ अपनी हवस और गरूर के शिकंजे में बंधा हुआ है, जो दूसरों की इज्जत को रौंद कर अपनी ज़ात का पुतला निचोड़ता है। तुम्हारे अंदर वह इंसानी पहचान मफकूद है जो किसी को हकीकी हक देती है। तुम बस एक साया हो जो सिर्फ धुआं बनकर राहों को धुंधला करता है। ज़रिश की आंखों से आंसू बहने को थे मगर उसने पलकें सख्ती से झपका लीं। वो हाजिम को अपनी कमज़ोरी दिखाना नहीं चाहती थी। अब नहीं, कभी नहीं। तुम्हारा वजूद, हाँ, तुम्हारा वजूद मेरे लिए ज़हर है, एक ऐसा ज़हर जो मेरी सांसों में घुलता है तो मुझे अपनी ज़िंदगी से घिन आने लगती है। तुम्हारी मौजूदगी से मेरे इर्द गिर्द का हर मंजर घुटने लगता है, जैसे रोशनी पर साया छा गया हो। मुझे तुमसे नहीं, इस रिश्ते से वहशत होती है जहाँ मोहब्बत की जगह अना बोलती है और तहफ़्फ़ुज़ की जगह सिर्फ ज़बरदस्ती की गूंज रहती है। तुम्हारे करीब आकर मुझे अपने वजूद की नफ़ी महसूस होती है, जैसे मैं कोई चीज़ हूँ, इंसान नहीं। ये कहते हुए वो हाजिम की आंखों में आंखें डालकर उसे घूरने लगी, बज़ाहिर कमज़ोर मगर अंदर से वो एक बार फिर खुद को अपनी ज़ात के टुकड़ों से जोड़ने जा रही थी। हाजिम खानज़ादा ने उसे बेरहमी से वापस बेड पर गिरा दिया। नाजुक नाइटी उसकी सख्ती के आगे बेबस होकर फट गई। फिर दोनों कलाइयों को पकड़ के इतनी शिद्दत से तकिए पर दबा दिया कि खून की धड़कनें कानों में गूंजने लगी।
چاہے میرا وجود تمہیں زہر لگے یا امر، خانم اب تمہیں ساری زندگی اسی وجود کے سائے میں جینا ہوگا، رات کے اندھیرے میں بغیر پردے، پسینے میں بھیگے جسم کے ساتھ، مگر یہ وجود کبھی تم سے جدا نہیں ہوگا۔ آہستہ سا مگر ایسی سختی سے بولا۔ بات ختم کرتے ہی اس نے جھک کر اس کی دھڑکنوں پر اپنی سانس کا بوجھ بڑھا دیا۔ دھڑکنوں کی نرم گلابی جلد نیل کسی سیاہی میں رنگنے لگی۔ دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں، سانس اتنے بے قابو کہ جسے پھٹنے ہی والے ہوں۔ اس کا ہاتھ جو خود بخود بے اختیار تھا اس کے ٹراؤزر کے قریب جا پہنچا اور شدت سے نازک کومل حصے کو چھونے لگا۔ ہر لمس میں ایک درد تھا، ایک خواہش تھی جو بظاہر خاموش مگر گہرائی میں شور مچا رہی تھی۔ حازم تمہیں پتہ ہے کہ مجھے یہ سب برداشت نہیں، بس کر دو، مجھے چھوڑ دو، زرش خانم نے اپنی سسکیوں کے ساتھ آہستہ سے کہا۔ زرش آج تمہیں چھونے کا مطلب صرف جسمانی قربت نہیں بلکہ وہ سب کچھ ہے جو میں تمہارے لیے محسوس کرتا ہوں، تمہاری ہر دھڑکن، تمہاری ہر سانس۔ بس ایک بار خاموش رہو، اپنے دل کی گہرائیوں کو میرے ساتھ بانٹو، کیونکہ یہ لمحہ ہم دونوں کی تقدیر بدل دے گا۔ حازم نے اس کے لبوں کی ہر بات کو اپنے دل میں سنبھالا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک آگ سی بھڑک رہی تھی۔ وہ نرم لہجے میں بولا، پھر وہ ایک ایک پردہ ہٹاتا گیا، جیسے ایک راز کو چھپانے کا فسانہ، اور خود کو اس کے اندر اتارتا گیا، اتنا گہرا کہ اس کی روح کی گہرائیوں میں اتر گیا۔ یہ قربت صرف جسمانی نہیں بلکہ ایک ایسی کیفیت تھی جو لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی تھی، ایک ایسی چاہ جو شاید ہمیشہ کے لیے زندہ رہ جائے۔ کمرے کی مدھم روشنی میں سب کچھ دھندلا سا لگ رہا تھا، لیکن جو دھند تھی وہ باہر نہیں، ان دونوں کے وجودوں کے بیچ تھی، ایک ایسی دھند جو خواہشوں سے اٹھ رہی تھی، جو سانسوں کی گرمی سے بھاپ بن کر فضا میں تحلیل ہو رہی تھی۔ حازم خانزادہ کی شدتوں سے کمرے کا در و دیوار لرز رہا تھا۔ وہ صرف ایک مرد نہیں تھا، وہ ایک طوفان تھا جو زرش خانم کے وجود پر برس رہا تھا، ایک ایسا طوفان جس سے بچنے کی اس میں سکت نہ تھی اور شاید چاہت بھی نہیں۔ بیڈ کی کراہتی ہوئی آواز جیسے ان دونوں کی حالت کی ترجمان تھی، دھڑکنیں تیز، سانسیں بے ربط، پسینے سے بھیگا جسم اور جذبات سے بھیگی روح۔ حازم کا وجود اس پر مکمل حاوی تھا۔ وہ اس کی گردن کی ہلکی سی خمیدگی پر جھکا، جہاں اس کی نبض جیسے تیزی سے بول رہی تھی، یہ لمحہ بس ہمارا ہے، یہ لمس، یہ قرب، یہ دیوانگی صرف ہماری ہے۔ وہ اس کی دھڑکنوں کے حسین ترین مقام کو اپنے لبوں میں سمیٹ کر چومنے لگا۔ کوئی بھی دوسرا شخص ہوتا تو شاید وہ لمس جسمانی ہوتا، مگر حازم خانزادہ کا لمس صرف جسم کو نہیں، روح کو چھو رہا تھا، اور زرش خانم کی روح جیسے اس لمس سے پگھلنے لگی تھی۔ تم نہیں جانتی زرش، تمہارے پاس آنے سے پہلے میں نے زندگی میں سب کچھ پایا، مگر سکون صرف تم میں ہے، تمہارے جسم کی گرمی میں نہیں، تمہاری آنکھوں کی نمی میں میرا قرار ہے۔ اس کی آواز میں نمی سی تھی، مگر جسم میں اب بھی بے رحمی تھی۔ اس کا لمس کبھی نرم، کبھی سخت، جیسے وہ زرش کی ہر حد، ہر برداشت، ہر دلی کیفیت کو چیلنج کر رہا ہو۔ پسینے کی بوندیں ان کے جسموں پر ایسے چمک رہی تھی جیسے شبنم کا لمس کسی جلتے صحرا پر گر گیا ہو۔ زرش خانم کی آنکھیں نم تھیں، اور ان میں ایک ایسی نمی تھی جو صرف بدن پر پڑنے والے لمس سے نہیں، روح پر چڑھنے والے بھروسے سے جنم لیتی ہے۔ وہ مکمل طور پر اس کے زیر اثر تھی۔ حازم کی شدتوں کا ایک ایک لمحہ اس کے وجود میں ایسے اتر رہا تھا جیسے کوئی تیزاب کسی برف کو نگل رہا ہو، گرم، تپتا، پگھلتا ہوا لمحہ۔ وہ اس کی گردن پر جھک کر بولا، آواز میں کھردرا پن اور لہجے میں عجیب سا ضبط تھا، تمہیں لگتا ہے میں صرف تمہارے جسم کا طلبگار ہوں زرش؟ تم نہیں جانتی میرے اندر ایک وہ پیاس پل رہی ہے جو تمہارے وجود کے لمس سے نہیں، تمہارے عشق کی تسکین سے بجھتی ہے۔ تم میری ہو، صرف میری۔ تمہاری سانسیں بھی اگر کسی اور کے لیے چلی تو میں وہ سانسیں چھین لوں گا۔ زرش کا بدن لرز گیا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر اس نمی میں خوف نہیں، ایک بے اختیار سا جذبہ تھا، جیسے وہ ہر حد کو پار کرنے کے لیے تیار ہو چکی ہو، صرف حازم کی گرفت میں پگھلنے کے لیے۔ تمہیں نہیں پتہ حازم، تم مجھے کیسے چھوتے ہو، وہ سسکی بھری آواز میں بولی۔ یہ صرف میرا جسم نہیں، میری انا، میری ہچکچاہٹ، میری خودی، تم ان سب کو روندتے ہو، اور میں تمہیں روک نہیں پاتی۔ حازم کی انگلیاں اس کی پشت پر لکھی خاموش تحریر کو پڑھنے لگی، جیسے وہ لفظوں سے نہیں، لمس سے اس کے اندر چھپی ہر چیخ، ہر خاموش دعا کو جانتا ہو۔ تمہیں کوئی حق نہیں مجھے روکنے کا زرش، وہ جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا۔ تم تو اسی دن میری ہو گئی تھی جس دن میری نظروں نے تمہیں عورت نہیں، اپنی پناہ کے طور پر دیکھا تھا، اور اب یہ پناہ، یہ قرب، یہ لمس، یہ سب صرف میرا ہے، صرف میرا۔ بیڈ کی کراہیں اب تیز ہو رہی تھیں، سانسیں بے ربط، اور پسینہ ان دونوں کے جسموں پر ایک مقدس گواہی کی طرح چمک رہا تھا۔ وقت تھم سا گیا تھا، یا شاید بہک گیا تھا۔
دیواروں پر سائل لرز رہے تھے، جیسے کمرہ ان کی شدتوں کو محفوظ کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ وہ قربت تھی جو صرف جسم کی نہیں، خوف، خلوص، شدت و جنون کی تھی۔ اور حازم خانزادہ وہ مرد تھا جو اب قبضہ نہیں کرتا تھا، محبت کرتا تھا، مکمل، بے رحم اور جنونی